प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2020 में आया हुआ सेट 5 देखेंगे, जिसका कोड 324 YY है। इससे पहले हम इसके 4 सेट लगा चुके हैं 2020 के, ठीक है ना? 2023 के भी हम सारे सेट लगा चुके हैं और 2022 के भी। 2021 में कोरोना के कारण पेपर नहीं हुए थे, तो उसके सेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वो हुए ही नहीं थे एग्ज़ाम। अब 2020 के हम कर रहे हैं, 4 कर चुके हैं, 5वां सेट ये आज है, ठीक है? तो बच्चों, इन सेट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अनसोल्ड ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना? सारे सेट लगा लीजिए अनसोल्ड के, ठीक है? उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी चला रहे हैं। आप अगर उन क्वेश्चन को सब क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आपकी चैप्टर वाइज़ अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खंडों को हल करना है, 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आपको सिर्फ इसका सही आंसर लिखना है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ तो हम सॉल्व करके देखेंगे ही, आपको रफली सॉल्व करना है, ठीक है ना? कह रहा है कि समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। बच्चों, द्विआधारी संक्रियाओं की जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, सारणी के एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ठीक है ना? संबंध एक संख्या है वर्ग आव्यूह से, ठीक है ना? ना तो वो खाली वर्ग आव्यूह है, अगर वर्ग आव्यूह होगी तो वो सारणी की बन जाएगी, और ना वो एक आव्यूह से संबंध है, क्योंकि आव्यूह भी वर्ग वाला चाहिए उसे, वर्ग आव्यूह चाहिए, ठीक है ना? 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ख का जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से समाकलन इतने का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर लेंगे। देखिए कैसे, ये √x - 1/√x का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो आप इसको कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे सबसे पहले तो। a का स्क्वायर जब ओपन करेंगे x आ जाएगा, b का ओपन करेंगे तो प्लस के 1/x आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, और फिर माइनस के 2ab यानी 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, ठीक है ना? यही आएगा, और इंटू में आ जाएगा dx। अब देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? ये समाकलन x बचा प्लस 1/x बचा और माइनस 2 बचा, ठीक है, dx। अब देखिए इनका अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना? क्या हो जाएगा देखिए, x का जो आ जाएगा वो आ जाएगा x² 2, 1/x का आ जाएगा log x, और -2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का हो जाएगा x प्लस c। ऐसा कोई ऑप्शन में है तो आंसर सही हो जाएगा। x² 2 -2x प्लस log x प्लस c, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गह क्वेश्चन पर कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है? देखिए कोटि के लिए हम आपको बता चुके हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है बहुविकल्प में, कोटि के ऊपर, घात के ऊपर, ठीक है ना? तो आपको सिंपल क्या देखना है कि कितनी बार हाईएस्ट इसका अवकलन कर रखा है, हाईएस्ट देखना है, सबसे ज्यादा बार कितनी बार अवकलन कर रखा है इसका। तो देखिए एक बार, ये 2 बार, सबसे ज्यादा बार 2 बार कर रखा है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। और जहां से आपको कोटि पता लगी उसी की पावर देखनी है, घात। जो इसकी घात होगी, मान लीजिए इसकी घात, माना क्या यहाँ पे इसकी घात 1 है, तो इसकी घात, पूरी अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी? इस पूरी अवकल समीकरण की घात हो जाएगी 1, ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पे कोटि पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है यदि a एक मात्रक सदिश है और इतने बराबर इतने हैं, तो मोड x का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे इसने क्या दिया है, क्या है कि x माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट है x माइनस बी के साथ, सॉरी x प्लस ए के साथ, x प्लस ए के साथ, और इक्वल्स टू 8 है। अब देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये छोड़िए, आप इसको ऐसे कीजिए, x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, वैक्टर x इंटू वैक्टर x, फिर x की गुना a में करिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? प्लस x इंटू ए वैक्टर, फिर इस माइनस की इसमें करिए, हो जाएगा माइनस ए वैक्टर इंटू एक्स वैक्टर, फिर इस ए की इसमें करिए, हो जाएगा माइनस के ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8। अब जब दो वैक्टर सेम होते हैं प्रोडक्ट में, तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं? x के परिमाण का स्क्वायर, x के मोड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और x डॉट ए है, इसको भी आप x डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि x डॉट ए और a डॉट x दोनों बराबर होते हैं, तो इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये वाला आ जाएगा माइनस के मोड ए का स्क्वायर, ठीक है ना? ये भी डॉट प्रोडक्ट है तो सेम है, तो मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 8। अब उसने कहा है कि a जो है वो एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कैसा होता है कि इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना? वो मात्रक सदिश होता है, तो इसका 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मोड x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी 1 ही आ जाएगा। 1 इधर जाकर के कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा आपका मोड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और मोड x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि f ऑफ x बराबर 2x है आपके पास। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि f सच दैट r टू r एक एकी तथा अच्छादक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो देखिए एक एकी के लिए हम चलते हैं, एक एकी के लिए हमें क्या करना होता है?
हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलते हैं। आप एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो एलिमेंट उठाने हैं, एक्स वन कोमा एक्स टू। कहाँ से उठाने हैं? पहले वाले से, यानी बिलोंग्स टू आर। ये कैसे है? माना एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं कि ये हो जाए आपका एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। हमने ऐसे एक्स वन एक्स टू लिए हैं कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स वन, अगर मैं यहाँ एक्स की जगह एक्स वन रखूंगा तो ये हो जाएगा 2x1, और यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे एक्स टू रखूंगा तो हो जाएगा 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा? x1 बराबर x2। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चले थे, x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फलन आपका एक एक ही हो गया, ठीक है ना। जो फलन दिया गया है ये क्या हो जाएगा? एक एक ही हो जाएगा। अतः एफ एक्स एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। अब आच्छादक के लिए चलते हैं। देखिए आच्छादक में क्या करना है आपको? आच्छादक के लिए आपको क्या करना है? देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको y मान लेते हैं, फंक्शन को अपने y बराबर एफ ऑफ एक्स। जो भी आपका फंक्शन था ये ऊपर वाला, इसको हमने y मान लिया। तो y बराबर 2x आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू 2x है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आएगी y अपॉन 2, ठीक है ना। अब ये जो x की वैल्यू आई, ये वैल्यू उठा करके इसी फंक्शन में रखिए ऊपर वाले में। अगर y आ गया तो इसका मतलब ये आच्छादक है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं f ऑफ y बाई 2। x की जगह हमने ये y बाई 2 रख दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 इंटू, यहाँ पे भी y बाई 2 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के y बच गया। इसका मतलब ये आच्छादक भी है, ठीक है ना। अतः हम क्या कह देंगे? अतः एफ ऑफ एक्स जो है वो आच्छादक है, आच्छादक भी है, ठीक है ना। तो ये बात प्रूफ हो गई, क्योंकि यही कहा था उसने कि एक एक की और आच्छादक प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, दूसरे का जो ख क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। हम सबसे पहले मान लेंगे, माना इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है ना, या वाई मान लो, जो आपकी मर्जी है वो मान लो। तो मैंने इसको y मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कोस वाई आ गया, ठीक है, कोस वाई आ गया। अब देखिए कोस वाई को आप सेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक वाई, क्योंकि मुझे सेक में लाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेक वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए वाई हम किसको लेकर के चले थे? कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को, और वाई किसके बराबर आ गया? सेक इनवर्स एक्स के। इसका मतलब ये भी दोनों बराबर होंगे। अतः हेंस ये क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। ये प्रूफ होगी बात। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आएंगे वो सब इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि फलन ये जो है इस तरीके का x बराबर 0 पर सत्य नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और 1 है यदि x बराबर 0 हो। x बराबर 0 पर सततता चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आप h के तरीके से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, जब x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट में ये एक ही फंक्शन है, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रहा। एक ही फंक्शन है एक्स के राइट में भी और लेफ्ट में भी, 0 के। बस x बराबर 0 पे चेंज है, बाकी x बराबर 0, जब x बराबर 0 से छोटा है तब भी यही है, x बराबर 0 से बड़ा है तब भी यही है। इसलिए इसको डायरेक्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी 0 से छोटी, 0 से छोटा फंक्शन कहाँ है? x बराबर 0 से जहाँ छोटी वैल्यू होगी वहाँ फंक्शन यही बैठेगा। तो हम इसी को लिख देंगे जू का तुम। जब इसमें लिमिट रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब x के राइट में, यानी x बराबर 0 पे निकाल लेना, तो 0 के राइट में भी यही फंक्शन है सेम, तो तब फिर यही लिख दीजिए वापस। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर आई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या बराबर है 0 पर? फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये जो है ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन x बराबर, अतः फलन जो होगा, फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन पर देखिए कह रहा है कि सदिश इतने और इतने के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इनके योगफल के अनुदिश हमें एक सदिश निकालना है, ठीक है ना। तो योगफल के अनुदिश देखिए क्या होता है,
मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ये तो ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है बच्चों, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है, तो हम ए प्लस बी निकाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप पहले ए भी लिखिए, बी भी लिखिए अलग से, फिर तब जोड़ना इनको। हम डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी, आई आई में जुड़ जाएगा तो 2 और 2 हो गए 4 आई कैप, प्लस 2 और 1 हो गए 3 जे कैप, और -5 + 3 -2 के कैप, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये कह रहा है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश निकालना है ना हमें, तो जो मात्रक सदिश होगा, इसका मात्रक सदिश वो क्या होगा, ए प्लस बी, इसी का तो निकालना है ना, अपॉन इसका मोड, बस ये हो जाता है। किसी का भी मात्रक सदिश निकालना हो, वो वेक्टर ऊपर रख के उसके नीचे उसका परिमाण रख दो, बस उसका मात्रक सदिश आ जाएगा। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस के 2 के कैप, अपॉन में आएगा अंडर रूट ए प्लस बी में जो आई जे और के मल्टीपल्स हैं उनका स्क्वायर लिख दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25 और 4 29, रूट 29, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हों, तब क्या कंडीशन होती है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। आगे चलते हैं। इसने कहा है कि P ऑफ A इक्वल्स टू है 0.3, P ऑफ B यानी B की प्रायिकता जो है वो है 0.4, तो P ऑफ A ओवर B आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ A ओवर B सशर्त प्रायिकता यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाला B का प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन में क्या आ जाएगा, P ऑफ B। ठीक है ना, P ऑफ B से P ऑफ B कैंसिल आउट हो जाएगा, P ऑफ A बचेगा, P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 0.3, तो इसका आ जाएगा 0.3 आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं। तीसरे का क्या क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का क्या, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनवर्स वाला है, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है ना, टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, ख क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ख क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है ना, ये लगाएंगे हम इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स और 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस ये tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 में से गया 3 बचा, 3/4, 4 घूम करके ऊपर चला जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना, तो देखिए अब क्या होगा, अब दोबारा से tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ये लगेगा फॉर्मूला तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे 7 या 21 और ऊपर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 3 31 बटे 7 या 21, 21 में से 4 गए कितने बचे 17, 17 बटे ए 21, 21 से 21 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा tan इनवर्स 31/17, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। देखिए तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तीसरे का जो गै क्वेश्चन है ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, ये हमने आपको कहाँ कराया है, ये 324 AY कोड में तीसरे का घ है वहां पर। ठीक है ना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लीजिएगा। चलिए घ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और B के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है। ठीक है ना, तो इस दौड़ को A और B में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है कि A और B में से कोई ना जीत पाए, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है ये तो, अगर A और B में से कोई भी ना जीते तो इसका मतलब A के ना जीतने की प्रायिकता इंटू B के ना जीतने की प्रायिकता कर दो। ठीक है ना, इजीली आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए A के जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/3,
तो ए के न जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1-1/3, यानी 3 में से 1 गया 2/3। इसी तरह बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो बी के न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1-1/4, यानी 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये निकालना है कि ए और बी में से कोई ना जीत पाए, पी ऑफ ए और बी में से, ए और बी में से कोई ना जीत पाए, यानी इसकी प्रायिकता निकालनी है, कोई ना जीत पाए। तो देखिए कोई ना जीत पाए इसका मतलब क्या है, ना तो ए जीते ना बी जीते, ठीक है ना। तो ए के ना जीतने की प्रायिकता रख दो यहाँ पी ऑफ ए बार वाली और इनटू में पी ऑफ बी बार, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2/3 गुना 3/4, 3 से 3 खत्म, 1 2 से ये खत्म, तो ये आ गया 1/2, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है ना। समझ गए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से कीजिएगा तो ज्यादा मुश्किल आपको होने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपका जो फंक्शन है वो 3x-4 है, ठीक है ना, इससे परिभाषित है। और हमें ये सिद्ध करना है कि एफ जो है वो एक एकी और अच्छादक फलन है, जहां मैपिंग जो है वो क्यू से क्यू में है और क्यू परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्याओं का सेट है, क्यू से क्यू में मैपिंग है आपकी। तो देखिए बच्चों हमें कुछ नहीं करना, सेम वही एक एकी के लिए जो हमने अभी पीछे एक प्रूफ किया था, एक एकी के लिए हम क्या करेंगे, 2x1 x2 ऐसे उठा करके चलेंगे पहले वाले सेंट में से, यानी प्रांत में से, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, ऐसे लिखना है आपको। ये क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो, है ना, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो x की जगह x1 जब मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 3x1-4। इसी तरह एफ ऑफ x2 बनाना है मुझे, तो x की जगह x2 रख दूं तो ये हो जाएगा 3x2-4। अब देखिए -4 से -4 कैंसिल आउट, बचा 3x1 इक्वल्स टू 3x2, यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा, x1 बराबर x2, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया आपका x1 बराबर x2। तो आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर के चले थे, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब फलन जो है वो क्या है, एक एकी है, फलन एक एकी है। अब हम अच्छादक के लिए चेक करते हैं, अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए बच्चों इसको आप ना हेडिंग को ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से डाल देना, ठीक है ना, स्केच लेके जाना है, स्केच से डाल देना, ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो अच्छादक के लिए हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो भी फंक्शन हो उसको y मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है 3x-4 है ऊपर से ये वाली, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो y की टर्म में, तो 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y+4 इक्वल्स टू 3x, और 3 अपॉन में आ जाएगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा y+4/3, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके इस फंक्शन की वैल्यू में रख दो, यहाँ पर जो सबसे ऊपर फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे रख दो, ये वाली जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई इसको उठा करके इसमें रख दो x की जगह, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ y+4/3 यहाँ पे रख दी, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह ये पूरा आएगा y+4/3 और माइनस में आ जाएगा 4। अब देखिए 3 गुना में है और ये डिवाइड में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा y+4 -4, +4 से -4 खत्म, y आ गया। तो अगर ये y आ जाता है तो इसका मतलब ये फलन अच्छादक है, ठीक है ना। अतः हम क्या कह देंगे, अतः फलन जो हो जाएगा, अतः फलन अच्छादक भी है, ठीक है ना, अच्छादक भी है। ये आपका प्रूफ हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर, ठीक है। ये कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आपके पास क्या है, i-2j है। अब इसके अनुदिश आपको क्या करना है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो, इसने 7 दे रखा है, यहाँ 8 इकाई दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है इसने 7 दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, 7 इकाई आंसर है, परिमाण है उसका। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये ऐसा कह रहा है कि इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है आपको, इसके अनुदिश, तो अगर आपको इसके अनुदिश ऐसा सदिश निकालना है तो पहले इसका मात्रक सदिश निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन परिमाण ए का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आई वेक्टर -2j वेक्टर अपॉन आई कैप -2j कैप अपॉन ए का परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और इसका 1 आ गया, 4 और 1 5, यह आ गया आई कैप -2j कैप अपॉन √5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जिसका परिमाण 8 इकाई हो, 7 इकाई हो, तो उसका परिमाण 7 इकाई के बराबर भी रखना है हमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे माना इसके अनुदिश सदिश बी वेक्टर है जिसका परिमाण क्या है, जिसका परिमाण 7 इकाई है, 7 इकाई है। तो आप बस उसको रख दीजिए बी वेक्टर बराबर ये जो आपने कैप निकाला था इसमें बस 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 7 इंटू आई कैप -2j कैप अपॉन √5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन देखिए क्या है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो जब ए का बी पर प्रक्षेप हो,
ए का बी पर प्रक्षेप। तो क्या करते हैं हम, ऊपर तो ए डॉट बी रखते हैं, ए डॉट बी अपॉन नीचे क्या रखते हैं, जिस पर निकाल रहे हैं, बी पर निकाल रहे हैं उसका परिमाण रखते हैं, ठीक है ना, बस ये है सिंपल। तो ए डॉट बी जब आप करोगे, आई की आई में मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, फिर जे की जे में मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, और के की के में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट बी का परिमाण, यानी इसके मल्टीपल का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 2 8 2 10, ये 10 बटे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दी, अंडर रूट 6 से डिवाइड कर दी, कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 6, ऊपर वाला जो अंडर रूट 6 है इसको मैं अंडर रूट 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3, और अपॉन में ये जो 6 आया है इसको मैं रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 6 में होगी तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना आ गया 5 रूट 2। अब जो एक एक रूट 3 ये है और ये नीचे 3 है, तो मैं क्या करता हूँ इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और ऊपर आपका ये चल ही रहा है, ऊपर क्या चल रहा है रूट 3 यहाँ पे, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, बस ये बचेगा आपका 5 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए का बी पर प्रक्षेप आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, 10 बल्बों में से 6 बल्ब आपके पास खराब हैं, तो एक व्यक्ति यादृच्छिक 3 बल्ब चुनता है। अब उन 10 बल्बों में से वो 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डरों में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। अब प्रकाश कब मिलेगा, जब कोई भी उनमें से कोई भी बल्ब जो हो जाए वो सही हो, है ना, एक बल्ब सही हो या 2 बल्ब सही हो या तीनों बल्ब सही हो, तब तब उसे प्रकाश मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें उसकी प्रकाश ये निकालना है कि उसे प्रकाश मिल जाए। अब देखिए हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कि प्रकाश मिल जाए, हम निकालेंगे कि प्रकाश ना मिले, है ना, हम उसे 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रकाश मिलने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये 4th का यह क्वेश्चन है जो इसमें हम लिखते हैं कि पहले लिख लेते हैं कुल बल्बों की संख्या, है ना, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या आपके पास कितनी है 10 है, और इनमें से जो खराब बल्ब हैं वो कितने हैं, खराब बल्बों की संख्या वो है आपके पास 6, ठीक है। अब देखिए आपको अगर इन 6 बल्बों में से 3 बल्ब चुनने हो, क्योंकि आप खराब बल्ब निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मैं खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 6 जब मैं उन 10 बल्बों में से 3 बल्ब चुनूंगा, चलो मैं 10 बल्बों में से 10 बल्बों में से 3 बल्ब चुनने के तरीके, 3 बल्ब चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 बल्ब चुनने के तरीके 10C3, ठीक है ना, ये तो टोटल 10 में से 3 चुन लिया आपने। अब आपको खराब बल्ब चुनने हैं जो हमारे फेवर में है, तो खराब बल्ब में से 3 बल्ब चुनने हैं अब, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यानी 6 बल्बों में से 3 बल्ब चुनने के, 3 खराब बल्ब चुने जाने, है ना, चुनने के तरीके, चुनने के तरीके वो कितने होंगे, वो होंगे आपके पास 6C3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि उस चीज की प्रायिकता निकाल रहा हूं कि उसको प्रकाश ना मिले, है ना, यानी खराब बल्ब होने की प्रायिकता होगी वो, है ना, प्रकाश ना मिले, प्रकाश ना मिले, इसका मतलब सारे बल्ब खराब होंगे, यानी खराब होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, तो खराब होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, यानी 6 में से 3 बल्ब चुनने, यानी अपने फेवर में कितने हैं, अनुकूल परिणाम तो ये है ना 6C3 अपॉन, और जो कुल संभव परिणाम है वो कितने हैं 10C3, तो ये आ जाएगा ऊपर 10C3, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में ऐसे ही आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास, इस 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 3 तक खोल दीजिए, अपॉन में 3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए और गुना 3 फैक्टोरियल लिख लीजिए, अपॉन में ये वाला इस 10 को 7 तक खोल लीजिए, 10 9 8 7, और अपॉन में आ जाएगा आपके ये 7 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 गुना ये आ जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल खत्म, 3 से 3 खत्म, और 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 पूरा खत्म, ठीक है। यहाँ से आपके पास आया 6 गुना 5 गुना 4 बटे 10 गुना 9 गुना 8, 4 दूनी 8 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कट गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 बटे 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 2 बटे, या 2 से भी आप 2 काट दो तो यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 यानी 1/6, ठीक है ना। तो प्रकाश ना मिले इसकी प्रायिकता 1/6 है, प्रकाश ना मिले, है ना, प्रकाश ना मिलने की प्रायिकता है ये, प्रकाश ना मिले इसकी प्रायिकता। तो अगर मुझे निकालना हो कि प्रकाश मिल जाए, प्रकाश मिल जाए इसकी क्या प्रायिकता होगी, 1 में से ना मिलने की घटा दो, प्रकाश ना मिले, है ना, ना मिले, तो 1 में से हमने प्रकाश ना मिलने की प्रायिकता घटा दी, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/6, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन और इसका भी कै पार्ट। ये कह रहा है कि इतने इतने प्रूफ कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कहाँ करा है, 324 XC कोड में फोर्थ का क्या है ये, ठीक है ना। आप इसको वहां से कर लेना, मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर क्वेश्चन देखिए, ये जो सारणिक वाला है वैसे तो ये एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो नहीं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर इसमें तो कुछ नहीं कहा प्रारंभिक संक्रियाओं वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बस डायरेक्ट, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो। सिंपली सॉल्व करके जीरो ले आओ, आ जाएगा जीरो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन ही उस तरीके से बना है कि इसमें प्रॉपर्टी लगे सारणिक की, और सारणिक की प्रॉपर्टी जो है वो वाली एक्सरसाइज कट चुकी है, ठीक है ना। तो ये अब हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है ना, अब हम इसको नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ऐसी दो धन संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वह संख्या, एक संख्या हमने x मान ली, माना एक संख्या x है तथा दूसरी क्या हो जाएगी, फिर दूसरी क्या हो जाएगी, जब दोनों का योग 15 है तो दूसरी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, दूसरी 15 माइनस एक्स है। तब वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो आप उसको एक फंक्शन बना लो, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इनको जोड़ दो, है ना, इनका वर्गों का स्क्वायर। अब इस फंक्शन को हमें न्यूनतम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, यानी 2 आगे आ जाएगा और ये जुगा दूं, और इसका दोबारा करना पड़ेगा, यह जाएगा -1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सही करके लिख लीजिए पहले, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, इसका दोबारा फिर कर दो यहीं के यहीं। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और एक्स का 1 हो गया, -2 इंटू ये हो जाएगा आपका ये 0 और माइनस इसका हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, एफ डैश एक्स को न्यूनतम और उच्चतम के लिए आपको क्या करना होता है, उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स आपका ये है, तो हमने क्या किया, इसको 0 रख दिया, 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 2 कॉमन लेकर के पूछा दिया 0 में, तो यहाँ से बचा x माइनस 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया 2x इक्वल्स टू 15 और यहाँ से आ गया x वैल्यू 15/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 15/2। अब देखिए ये x की वैल्यू अगर आप इसमें भी रख देते हैं तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाता है, एफ डबल डैश एक्स 15/2 पर 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन टू 0 है, अगर ग्रेटर देन टू 0 है इसका मतलब फलन जो होगा वो निम्नतम होगा, उसका निम्नतम मान मिलेगा, ठीक है ना। फलन क्या होगा, निम्ननिष्ठ होगा, यानी उसका निम्नतम मान मिलेगा। अतः x बराबर 15/2 पर ये जो फलन जो हमने माना था, ये वर्गों का योग माना था। आप इसको ऐसे लिख देना कि वर्गों का योगफल न्यूनतम होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे fx लिख रहा हूँ, fx न्यूनतम है, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अब देखिए, अब क्या होगा, एक संख्या तो हमने निकाल ली, दूसरी संख्या भी निकालनी पड़ेगी। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, 15 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको हम 15 माइनस एक्स करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, दूसरी संख्या आ जाएगी x 15 माइनस एक्स थी ना, तो 15 माइनस 15/2 ओवरऑल। जब इसको माइनस करोगे, 15 में से 15 का आधा घटाओगे तो 15 का आधा ही बचेगा, यानी 15/2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो दोनों संख्या है आपकी 15/2 है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख देना, पहली संख्या बराबर 15/2, दूसरी संख्या बराबर 15/2, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अवकल समीकरण है, इसको हल करना है, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में आ गया आपका y साइन y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो आपका ये दे रखा है इसने। अब इसको हमें सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी फॉर्म एक बन जाएगी समघातीय वाली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स से भाग करने पर, ठीक है ना, भाग करने पर। तो देखिए जब मैं इसको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर डी एक्स से भाग करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, इनटू में वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो एज इट इज इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पर यह आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और इनटू में इसके है एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। देखिए एक एक्स तो इसके अपॉन में दे देंगे वाई अपॉन एक्स, और एक एक्स इसके अपॉन में, ठीक है ना। हमने क्या किया, जब इसके अपॉन में रखा इसको, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक तो बचेगा ही, वो जो बचे वाला वो हम यहाँ बाहर रख दे। हम फिलहाल एक एक्स लेके चलेंगे दोनों के इंटू में, और
ये हो जाएगा आपका, देखिए x से एक x कट के ये बनेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, dx से dx कट जाएगा। हमने सिर्फ एक ही x दिया है इन दोनों के अपॉन में, एक x बाहर मल्टीप्लाई में ही चूका तू है, तो वो y अपॉन एक्स रहेगा और इनटू में साइन y अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, इस एक x से एक x कट गया, अब ये एक x बचा, इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा ये, क्योंकि जिस अलग अलग टर्म बढ़ जाएगी ना, जैसे हम एलसीएम लेकर के सिंगल कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, प्लस x से x कट जाएगा, ये क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बचा कोस y अपॉन एक्स। अब देखिए ना कि ऐसा करके कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही तरफ लो पहले और फिर उसको करो ऐसे वैसे, डायरेक्ट यहीं पे पुट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि दिख रहा है कि अगर आप y बराबर वी एक्स पुट करोगे तो ये समघातीय समीकरण बनेगी। देखो v से v x से x कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये समघातीय बन गई, ठीक है ना, समघातीय ही है ये। तो हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट y बराबर वी एक्स, यानी यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ y अपॉन एक्स को हम v लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू सॉरी v इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। बहुत क्वेश्चन करके आए हम, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये रख देंगे यहाँ पे, जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, और वाई अपॉन एक्स की जगह वी रख देंगे। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह जब मैं रखूंगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और माइनस वी, इसकी जगह वी रख दिया, ठीक है ना, और इसकी जगह भी वी रख दिया, और ये आ जाएगा साइन वी इक्वल्स टू यहाँ पे भी v प्लस यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इनटू में आ जाएगा आपका cos v, ठीक है ना। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका एक्स वी साइन वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, सारों की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा टू वी प्लस टू वी कोस वी कर लो, और प्लस इसकी गुना इसमें कर लो, ये हो जाएगा cos v एक्स आगे लिख लो और dv अपॉन dx कर लो, ठीक है ना। अब देखिए dv अपॉन dx की एक टर्म कर लो, इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगी माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स वी साइन वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एक्स वी साइन वी, बल्कि एक्स दोनों में है ना, तो एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा वी साइन वी माइनस कोस वी, और इसमें से हमने ले लिया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए ये वाली टर्म पूरी और ये वाली टर्म पूरी, ये इधर ले आया इसके पास, यहाँ से इसमें एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है और इसमें भी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स है, तो वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे वी साइन वी बचा, जब ये इधर आई थी तो माइनस के कोस वी बचा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टू वी कोस वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, डी वी की टर्म यहीं पे छोड़ेंगे हम, एक्स की उधर ले जाएंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसके ये आ जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी, अपॉन में आ जाएगा आपका वी कोस वी, ठीक है ना, और इनटू में आ जाएगा dv इक्वल्स टू ये dx इधर ले जाएंगे टू dx, और x अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे दोनों ओर का, यहाँ भी समाकलन यहाँ भी समाकलन, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको अगर डायरेक्ट ही मान लो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर इसके अपॉन में ये दे दो, इसके अपॉन में ये दे दो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में लग देते हैं, इसके अपॉन में लग देते हैं, उससे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा, जब इसके अपॉन में दूंगा वी से वी कट जाएगा, साइन वी अपॉन कोस वी हो जाएगा टेन वी माइनस, और जब इसके अपॉन में ये दूंगा कोस से कोस कट जाएगा, वन अपॉन वी बचेगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया, और इक्वल्स टू आ जाएगा टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, टेन वी का जब मैं समाकलन करूंगा वो क्या होता है, वो होता है आपका लॉग सेक एक्स, है ना, लॉग सेक वी हो जाएगा इसका, माइनस वन अपॉन वी का क्या हो जाएगा लॉग वी, इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में कॉन्स्टेंट लगा दूंगा एक लॉग सी, ठीक है ना, अपनी तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग सेक वी माइनस लॉग वी हो गया। अब v की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो अपनी, या भी रुको इसको हम सही लिख लेते हैं, log m माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू चला जाएगा पावर में, तो ये हो गया आपका लॉग एक्स स्क्वायर, और प्लस में लॉग सी है वो आ जाएगा इनटू में, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन हो गया, ठीक है। अब देखिए लॉग से लॉग हट गया यहाँ पूरा पूरा, तो ये बचा सेक, और v की जगह हमने रख दिया y अपॉन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये v की चला गया इधर गुना में, और v की जगह हमने रख दिया y अपॉन एक्स, लॉग तो हट गया था, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर सी, एक एक्स कट गया, क्या बचा, ये बचा आपका सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी एक्स वाई, ठीक है ना। ये हो गया आपका सॉल्व, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, अंगे क्वेश्चन, है ना, ठीक है, अंगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अंगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तीन सदिश ये हैं और प्रतिबंध ये को संतुष्ट करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, यदि a का मोड b का मोड c का मोड सब दे रखे हैं अलग अलग, तो आपको इसका मान पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप जानते हैं एक फॉर्मूला
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर ये वेक्टर हैं तब ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए इसकी पूरे की वैल्यू 0 दे रखी है इसने, तो ये रख दीजिए। पहले आप सब कुछ लिख लेना इसमें, ठीक है ना? जो गिवन है वो सब कुछ लिख देना, ठीक है? उसके बाद करना आगे। मोड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए मोड ए दे रखा है इसने 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2 गुना इस पूरे को इसने कहा है म्यू, तो हम इसको म्यू कह लेते हैं, ठीक है ना? ताकि लिखने में थोड़ी आसानी हो। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 म्यू। कितना हो जाएगा? ये 16 4 20 9 29 उधर गए माइनस के 29, माइनस 29 इक्वल्स टू 2 म्यू आ गया और यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस के 29/2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना बच्चों? देखिए कितना सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में दे रखा है, ठीक है? चलिए 6 क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन जो है आपका ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ये हमने आपको कहाँ कराया है? ये 324 ए वाई में, 324 ए वाई में 5 वे का गय है, ठीक है ना? इसको आप वहां से कर लेना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन पर, ठीक है ना? 6th का क्या पार्ट ये कह रहा है कि क्या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर से परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एक एक अच्छादक है। तो हमें एक एक और अच्छादक के लिए चेक करना है, ठीक है ना? तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है ना? अगर आर में है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए हम कैसे करेंगे इसको, चलो मान लेते हैं हम क्या करते हैं इसमें एक एक के लिए चलते हैं चेक करने के लिए। हमने क्या किया, माना आपने दो एलिमेंट उठाए x1 कोमा x2, कहाँ से? क्योंकि ये r से r में है, ठीक है ना? मैपिंग कहाँ से कहाँ है? r से r में, तो हम इस वाले r में से उठाएंगे, x1 x2 r से बिलोंग्स टू r। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एक एक ही में ये लेकर के चलते ही हैं हम, है ना? आपको पता ही है। अब हमें क्या करना है, x1 बराबर x2 प्रूफ करना है। अगर आ गया तो ये एक एक ही हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 यहाँ पे रखते हैं x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह x1 स्क्वायर, इसकी जगह x2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस की, ठीक है ना? तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि x1 बराबर x2 आता, क्लियर, x1 बराबर x2 आता, तब तो कह सकते थे हम ये है। लेकिन इस कंडीशन में ये माइनस के बराबर भी है x2, तो ये नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा। एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, हमने f ऑफ -1 लिया, -1 को जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और आप f ऑफ 1 लेकर के चलो, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर f ऑफ -1 बराबर तो है f ऑफ 1 के, यानी ये दोनों फंक्शन तो बराबर हैं क्योंकि 1 1 आ रहा है। लेकिन जो हमने x1 और x2 की वैल्यू ली है ये बराबर नहीं है, -1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना? अतः फलन जो होगा वो एक एक ही नहीं होगा, अतः फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। अब अच्छादक के लिए चेक करते हैं, एक एक ही तो नहीं है, वो एक एक ही नहीं है। अब अच्छादक के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए अब चलते हैं अच्छादक के लिए, ठीक है ना? तो अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट हमें पता चलेगा। हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि माना ये जो फंक्शन है इसको हमने y मान लिया, y बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना? अब y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट y आ जाएगी। अब बस हमें ये देखना है, क्योंकि मैपिंग जो थी हमारी वो r से r में थी, तो बस ये देखना है कि क्या हर r की हर वैल्यू के लिए हमें x मिल जाएगा कोई, मतलब यहाँ मैं y की कोई भी वैल्यू रख दूं, उन सब वैल्यू के लिए x मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ये x ये y तो इसमें से उठाना है हमें और ये x इसमें से उठाना है। आप कोई एक भी वैल्यू ऐसी दिखा दो जिसके लिए ये x ना मिल रहा हो, y की कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए x ना मिल रहा हो, तो हम इसको एकदम मना कर देंगे कि अच्छादक नहीं है। तो ऐसी वैल्यू है, माइनस के बहुत जितने भी नंबर हैं, माइनस में अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो इमेजिनरी नंबर आएंगे, जबकि इस r में कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है ना? तो हम यहाँ एग्जाम्पल कहेंगे इसको, हम एग्जाम्पल देंगे इसको कि यहाँ y बराबर -2 के लिए, -2 के लिए या -1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 के लिए कोई x r में, यानी इस वाले r में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्या हो जाए कि x बराबर अंडर रूट -2 हो जाए, हो जाएगा, नहीं होने का, ठीक है ना? अतः हम क्या कह देंगे, अतः यह फलन अच्छादक नहीं है, यह फलन अच्छादक नहीं है, ठीक है ना बच्चों? अच्छादक नहीं है।
बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी आया हुआ है बहुविकल्प में, लेकिन हमने वहां से दूसरी अप्रोच से किया था, ठीक है ना। वहां हमने इससे किया था क्योंकि वहां हमें सिर्फ लगाने हैं, सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है ना। इसलिए वहां पे जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए दूसरे अप्रोच से किया है। लेकिन यहाँ पर ये 5 नंबर में, इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा लेंथी सा कराया है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। गया क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आपको होगी। देखिए ये क्या है, 4x प्लस वाई, ये तो आपका उद्देश्य फलन दे दिया इसने, अधिकतम मान आपको निकालना है और आपकी ऐसे में इसने ये दे दी। आप पेपर में पहले ऐसे में लिखेंगे, उनको 1 2 बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसने ये भी कहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं, तो आपको बस जो आपको क्षेत्र लेना है वो पहले चतुर्थांश में लेना है, ठीक है ना, इस वाले चतुर्थांश में। अब हम चलते हैं आगे। देखिए हम इसको समीकरण रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना आप समीकरण रूप में लिखने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90 और x ये बस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ओहो हमें समीकरण रूप में लिखनी थी, तो हम ये बराबर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर लगाएंगे, ये 1 बना लेंगे, ये 2 बना लेंगे, ठीक है। अगर आप इनसे पहले असमीकाओं को 1 2 बना करके आ गए होंगे तो इनको 3 और 4 बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण एक से आप क्या करो, एक टेबल बना लो। यहाँ पे टेबल से पहले आपको काम करना ही है, पता है आपको x की वैल्यू 0 रख करके y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 रख करके x की वैल्यू निकालनी है। ये काम करके दिखाना है, ठीक है ना। फिर ये टेबल बनानी है। x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 50 आई होगी, वो यहाँ रख देना। y की वैल्यू 0 रख करके x की वैल्यू 50 आई होगी, वो यहाँ रख देना। समीकरण 1 का काम ये है। फिर समीकरण 2 का काम आ जाएगा। समीकरण 2 क्या कहती है, देखिए इसके लिए भी सेम प्रोसेस यही करना है, एक टेबल बनानी है और उसमें आपको x और y लेने हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्लियरली 90 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्लियरली 30 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास एक a पॉइंट बनेगा 0,50 और यहाँ से b पॉइंट बनेगा आपका 50,0 और यहाँ से आपका c पॉइंट बनेगा 0,90 और यहाँ से आपका d पॉइंट बनेगा 30,0 है ना, 30,0। तो बच्चों ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है क्लियर सा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाना है। देखिए मैं छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 20-20 के डिफरेंस में ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए 20 40 60 80 100, ऐसे यहाँ पर 20 40 60 80 100। आप इनको इक्वली डिस्टेंस पे लेना ग्राफ पे, ठीक है ना। अगर ग्राफ पेपर आपका बोर्ड में मिला, वैसे मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आया तो, और अगर नहीं भी मिला तो आप कॉपी में ही ऐसे ही इक्वली डिस्टेंस पे ले लेना। वैसे मुश्किल है, नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन है ग्राफ का, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है ना। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो आप इसको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना, ठीक है ना। ये अब देखिए आगे चलते हैं। इसको हम क्या कह देंगे, 20 40 60 80 100। इसको भी ऐसे ही 20 40 60 80 100, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए ए और बी, 0,50 20 40 50 इनके बीच में बैठेगा और 20 40 50 इनके बीच में बैठेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिला करके एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। ये लाइन आपकी पहली लाइन है। इसको हम इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं। ये पॉइंट आपका ए है, अभी बाद में लिख देंगे। ए और बी को मिला करके लाइन खींच जाएगी। इसी तरह सी और डी को मिला करके 0,90 इसके बीच में बैठेगा और 30,0 इसके बीच में बैठेगा, ठीक है ना। इनको मिला करके एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से ये लाइन चली गई। अब देखिए इसको हम लाइन को लिख देंगे यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ठीक है ना। ये लाइन हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट मिला आपको, ये क्रॉस पॉइंट मिला, ठीक है ना। अब देखिए हमें पहले ये पता करना है कि कौन सा हमारा क्षेत्र है जिसमें हम शेड करेंगे, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मूल बिंदु पर कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है आपका, 0 0, मूल बिंदु 0 0 पर, ठीक है ना। तो आप जो आपकी असमिकाएं हैं, आपकी ये वाली और ये वाली, इनमें x और y की वैल्यू 0 0 रखिए। तो क्या आ जाएगा, पहली वाली से 0 लेस देन इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर ये बात सही है, ये बात सत्य है, बिल्कुल 0 50 से छोटा होता है, सत्य है ये बात। तो अगर बात सत्य है तो इस वाली लाइन से, कौन सी थी ये वाली लाइन, ये वाली थी, इस वाली लाइन से ओरिजिन यानी मूल बिंदु की तरफ हम शेड करेंगे, यानी इसके नीचे की साइड शेड करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरे वाली लाइन देखते हैं, ये वाली। जब दूसरे वाली लाइन में मैं 0 यहाँ रखूंगा, 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो यानी 0 लेस देन इक्वल टू 90, इसका मतलब ये भी बात सही है। अगर ये बात सही है तो इसके भी नीचे ड्रॉ होगा, यानी इससे मूल बिंदु की तरफ, ठीक है ना। अगर गलत आती तो मूल बिंदु के दूसरी साइड, इस लाइन से मूल बिंदु के दूसरी साइड, ठीक है ना। फिलहाल ये सही आई है इसलिए मूल बिंदु की तरफ। अब एक ऐसा क्षेत्र आपको ढूंढना है, रीजन ऐसा ढूंढना है जिसमें हम शेड करेंगे जो दोनों के नीचे हो, ठीक है ना, जो दोनों के नीचे हो। अब ऐसा रीजन सिर्फ ये है जो दोनों के नीचे है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये इसके तो नीचे है लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे है, इसके ऊपर हो जाएगा। ये वाला ऐसा है जो इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे, दोनों के नीचे। इसके शीर्ष बिंदु उठा लीजिए, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, कोने वाले बिंदु उठा लीजिए, जो भी आपकी शेड, ये आपकी आकृति बनी इसकी। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए ऐसी, और इसमें यहाँ पे लिखिए शीर्ष बिंदु,
शीर्ष बिंदु के बाद एक दूसरी टेबल बनाइए, उसमें लिखिए z इक्वल्स टू जो आपका उद्देश्य फलन है 4x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ आ गया ये। अब देखिए आपके पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ लिख लीजिए। पहला 0,0 है ये वाला, दूसरा 30,0 है 30,0, तीसरा ये आपका जो क्रॉस पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशन को हल करके मिलेगा। ठीक है ना, हल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है ना, तो आप क्या करना, इसको सॉल्व करके ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। ये पॉइंट आपके आएंगे 20,30। ठीक है ना, हमने पहले ही फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट 20,30 है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, ये कौन सा है, 0,50। ठीक है ना बच्चों, 4 पॉइंट आपके आ गए हैं। इन चारों पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू देखनी है। 0,0 जब हम x और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो z बराबर यहाँ पे आएगा 0। जब इसमें रखेंगे 30 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा 120। तो z बराबर ये आ जाएगा 120। ये आ जाएगा आपका z बराबर 110 और ये आ जाएगा z बराबर 50। ठीक है ना, 0,50 वाला 50 ही आ जाएगा। अब देखिए इनमें अधिकतम कौन सा है, अधिकतम तो ये वाला है, ये अधिकतम है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ कहेंगे अतः z का अधिकतम मान बिंदु 30,0 पर 120 है, 120 है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके जैसे हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए, यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, अंगे क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम इनको नहीं करेंगे। अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, चेक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो चेक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं। अब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु एक पुरुष और एक स्त्री यानी एक मेल और एक फीमेल आते हैं। अब पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है तथा स्त्री शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/8 है। ठीक है ना, यानी जो मेल है उसके चयन होने की प्रायिकता 1/10 दे दी और फीमेल की 1/8 दे दी। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों चुन लिए जाएं, इसकी प्रायिकता बताओ, या दोनों ही ना चुने जाएं, इसकी प्रायिकता बताओ। बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 2 घटनाएं हैं, एक मेल के चयन होने की प्रायिकता को m से, ये मैं कह देता हूं कि माना पुरुष के चयन होने की घटना को m से तथा स्त्री के चयन होने की घटना को f यानी फीमेल से दर्शाते हैं। आप किसी से भी दर्शा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, दर्शाते हैं तब। अब देखिए इसने कहा है कि मेल के चयन होने की प्रायिकता कितनी है, 1/10। तो अगर मैं ये कहूं कि मेल के चयन ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, वो हो जाएगी 1 - 1/10 यानी 10 - 1 9/10। ठीक है ना, बहुत आसान है। जरूरत पड़ेगी इसकी सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, इसलिए हम पहले निकाल करके रख रहे हैं। पी ऑफ एफ यानी फीमेल के चयन होने की प्रायिकता 1/8, तो इसके ना चयन होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 - 1/8 ये हो जाएगी, है ना। देखो, चयन होने और चयन ना होने दोनों का सम 1 होता है। तो चयन होने की है तो चयन ना होने की 1 में से घटा करके होने की, तो ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 8 में से गया 7/8। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होगा। आपका पहला पार्ट ये कह रहा है कि दोनों के चयन होने की प्रायिकता यानी m और f इंटरसेक्शन लेंगे। अब दोनों जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना, एक का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ m इंटू पी ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p ऑफ m की वैल्यू 1/10, इसकी वैल्यू 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि दोनों ही ना चयन हो, तो इसका मतलब m भी ना चयन हो और f भी ना चयन हो। ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ m बार p ऑफ f बार। आपके एनसीईआरटी की बुक में ही ये एग्जांपल है ना, कि जब यदि m और 2 घटनाएं a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो a बार और f बार, या उसमें e और f दे रखी होगी, है ना, a बार और b बार दोनों क्या होंगी, वो भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है ना, ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मतलब p ऑफ m बार की वैल्यू कितनी है, 9/10, और इसकी वैल्यू कितनी है, 7/8, कितना हो गया, 963/80। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें का क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वें का क्या क्वेश्चन जो है हम आपको करा चुके हैं, ये 324 बीडी कोड में 9th का क्या है। ठीक है ना, आप इसको वहां से कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ख क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ख क्वेश्चन आव्यूह विधि से हल करनी है, आपके पास समीकरण है, समीकरण लिख दीजिएगा पहले आप। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बस रूप में लिखने पर। ठीक है ना, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, पूरा सही से लिखिएगा, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग नंबर आपको मिलेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेंगी। ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, एक एक स्टेप के भी नंबर मिल सकते हैं, तो आप इसको सही से लिखिए, पहले समीकरण लिखिएगा, उनको 1 2 बनाइएगा, फिर उसको लिखना एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना, जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट है वो लिख रहे हैं हम, 2 3 10। इसी तरह नीचे वाली का 4 -6 और 5, फिर उससे नीचे वाली का देखिए, उससे नीचे वाली आपकी ये हो जाएगी 6 9 और -20। ठीक है ना,
इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स आ जाएगा, जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड वो यहाँ रख दीजिए, और जो इक्वल के इस साइड रखे हैं वो यहाँ रख दीजिए, 4 1 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास बी है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आपको ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, इनवर्स भी हो गया। तो इसका मतलब इसको समीकरण एक बना दो, ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस वही जो ए इनवर्स को निकालने में करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ए का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करोगे तो आपको वो मिलेगा 1200, ठीक है ना। ये आपका ए डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा वो 1200 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हैं। या आप निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये गुना रख के, दो गुना रख के, ये छोड़ दो, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, माइनस करके फिर 3 रखो, इसकी इसे छोड़ दो, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, आप पे आता है, ठीक है ना। ये आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब आप बस मैच करते चलिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंडों से बना व्यू, ए के सेकंडों से बना व्यू लिखेंगे। ए के सेकंडों से बना व्यू जो आएगा वो आएगा 75 110 72 150 माइनस के 100, और ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा माइनस के 24, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का परिवर्ताव्यू, यानी इसका परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू क्या होता है, बी का ट्रांसपोल, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, यानी ये 75 हो गया, 110 हो गया, 72 हो गया, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, माइनस के 100 और 0, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 75 30 और माइनस के 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अब ये वाली इक्वेशन। देखिए ए इनवर्स आ जाता है ना, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ए। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में जाता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखिएगा, जो हमने ऊपर फाइंड किया है ये वाला, और एडजॉइंट है ये रखिएगा, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 से करिएगा। यहाँ से अब देखिए, एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वो है एक्स वाई जेड, ये हमने एक्स वाई जेड रख दी। ए इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन 1200, जो ये ए इनवर्स है ना, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ए 1 अपॉन 1200, और एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, ये 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। इसकी गुना हम किस में करेंगे, इसकी गुना देखिए हम करेंगे बी में, यानी ये वाला जो ऊपर है 412, देखिए यहाँ पे रखेंगे 412, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए 75 चौक कितने हो गए, 300 प्लस 150 प्लस 150, है ना, तो कितने हो गए आपके 450, सॉरी 600 हो गए, तो ये आ जाएगा 600, और अपन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 400, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240, ठीक है ना। अब बाहर 1/1200 भी है, ठीक है, तो बारी बारी 1/1200 की गुना इसमें करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसमें करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये जो आएगा 600/1200 ये आ जाएगा 1/2, 400/1200 ये आ जाएगा 1/3, और 240/1200 ये आ जाएगा 1/5, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, और z की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/5, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें का ख क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ख क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखिए 8वें का ख बच्चों, ये जो ख क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आर वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा आर वेक्टर ये है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक आपके पेपर में जरूर आएगा, हर क्वेश्चन हर पेपर में इसके जैसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो आपको ये प्रोसेस आपको जरूर देख लेना है, ठीक है ना। इसकी दो फॉर्म है, एक ये सदिश फॉर्म है और एक कार्तीय रूप है, ठीक है ना, दोनों कर लेने हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना आपके पास दो है, इनको पहले लिख लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये लिख ली। और इसके साथ एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू, दूसरी है आपके पास 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, इस प्लस म्यू इंटू ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। ये आपके पास है। इनकी तुलना किससे करने पर, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू बी टू, ठीक है ना। इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है ना। से करने पर तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका a1 इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप और 0 के कैप, क्योंकि के कैप तो इसमें है ही नहीं, और b1 क्या आ जाएगा आपके पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसी तरह आपके पास a2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, यानी 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और b2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, a2 माइनस a1 फाइंड करना है, ठीक है ना। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 आई बचेगा, जे में से जे गया, 0 जे बचेगा, 0 जे कैप, और माइनस के में से 0 के गया, माइनस के कैप बचेगा। इसी तरह आपको b1 क्रॉस b2 निकाल लेना है, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या होगा, सारणी के थ्रू निकलता है ये क्रॉस जब भी निकालते हैं आप, ठीक है ना। अब b1 जो है आपका पहले वाला, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट हैं आपके 2 -1 और 1, इनको यहाँ लिख दीजिए, 2 -1 1, और इस वाले को
यहाँ लिख दीजिए 3 माइनस 5 और 2, ठीक है ना। इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर देखिए क्या होगा आपके पास। जब इसको सॉल्व करेंगे आई कैप इसकी रो इसका रो इसका कॉलम छोड़ करके ये जो सारणिक बचा 4 इनका सारणिक बना लीजिए। -2 और माइनस माइनस प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह माइनस जे ये गया, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 बचा प्लस के कैप, ये क्या आ जाएगा इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस के 5 दूनी 10 और प्लस के 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -10 प्लस 3 माइनस के 7, ये आपका आ जाएगा 3 आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के 7 के कैप, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट रखना है। पहले तो आप b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी 7 के साथ निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस के 7 का स्क्वायर। ओवरऑल 3 3 9 प्लस 1 10 और 7 7 49, यानी आ जाएगा आपका 59, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, आपको निकालना है a2 माइनस a1, यानी जो ये दो है ना a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 हो जाएगा तो इसके मल्टीपल के साथ 3 एकम 3, j डॉट j 1 हो जाएगा तो इसके मल्टीपल के साथ ये हो गया 0, के की के साथ तो -1 -7 प्लस के 7 कितना आ गया 10 आ गया। बस अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं। दूरी का फॉर्मूला जो है इनके बीच की न्यूनतम दूरी वो है आपकी मोड a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ और अपॉन में आ जाएगा परिमाण b1 क्रॉस b2 का, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू रखो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने निकाली 10 है तो ये 10 रख दिया, अपॉन इसमें कितना आया, इसकी वैल्यू है √59 तो ये √59 आ गया। क्योंकि ये दूरी है तो ये इकाई में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी इकाई आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th का कै है ना। 9th का जो कै है वो देखिए 9th का कै, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो हम इन पर दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि हमने कहाँ किए हैं। ये 324 AY में किया है, 8वें का कै है और उसका भी सेकंड पार्ट है ये, ठीक है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी दे दूंगा, ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो 324 FG में आया हुआ है, वहां पे हमने आपको करा रखा है 5वें का कै है, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला 9th का कै जो है ये हमने आपको कराया है 324 FJ में, ठीक है ना। वहां भी ये आपका 7वें का कै है, ठीक है। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं और ईमेल पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।